स्पार्क एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज से हम नए मॉड्यूल की शुरुआत करने वाले हैं, नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे दोस्तों। और वो सब्जेक्ट है हमारा आपदा एवं आपदा प्रबंधन, यानी कि डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों एमपीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम 2019 के पुराने सिलेबस की बात की करें तो दोस्तों पहले पेपर के खंड व यानी कि पार्ट बी में इस सब्जेक्ट को स्थान दिया गया है। और वहीं दोस्तों जब हम नए सिलेबस यानी कि 2020 की बात करते हैं तो दोस्तों जल एवं आपदा प्रबंधन करके यह पहले पेपर के खंड बी में इंडियन ज्योग्राफी और एमपी की ज्योग्राफी के साथ दिया गया है। दोस्तों नए सिलेबस की यदि हम बात करें तो यहाँ से आपके लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। दो सेगमेंट में इसको ऐड किया गया है दोस्तों, एक तो जल और दूसरा था आपका आपदा प्रबंधन। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आपदा एवं आपदा प्रबंधन के बारे में। कोशिश मेरी ये रहेगी कि जैसे हम सभी को मालूम है कि एमपीपीएससी मेंस 2019 अभी होना है, ठीक है ना। प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस का इंतजार है। वहीं दोस्तों इस तरीके से अपन इस सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे कि जो आपका 2019 का सिलेबस है वो भी कवर हो जाए, 2020 का जो नया सिलेबस है उसको भी हम कवर कर सकें, और इसके साथ साथ दोस्तों यूपीएससी या अदर स्टेट्स की यदि हम बात करते हैं वहाँ का सिलेबस भी क्या करेंगे, हम कवर करते हुए चलेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपदा एवं आपदा प्रबंधन की। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट को हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं। पहले भाग में पढ़ेंगे हम आपदा क्या है, आपदा के प्रकार क्या है, किन किन प्रकार की आपदाओं से भारत ग्रसित है या प्रभावित होता है, और ऐसी कौन कौन सी आपदाएं भारत में आ चुकी हैं जिसको हम केस स्टडी के रूप में पढ़ने वाले हैं। दूसरे सेगमेंट में दोस्तों हम बात करेंगे कि आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपदा। दोस्तों आपदा जो शब्द है वो ज्योतिष विज्ञान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ज्योतिष विज्ञान से लिया गया है। और इसका मतलब होता है जब तारे बुरी स्थिति में होते हैं तब आपदाएं घटित होती हैं। यानी कि जब तारे बुरी स्थिति में होते हैं तब आपदाएं क्या होती हैं, घटित होती हैं। दोस्तों हिंदू धर्म की यदि हम बात करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी यदि हम इसको देखें तो कई बार कुछ घटनाएं घटित होती हैं तो उसको आपके ग्रह नक्षत्र से जोड़ करके हमेशा देखा जाता रहा है। यानी कि जो आपके ग्रह हैं वो सही नहीं है, कई प्रकार की बातें की जाती हैं। तो दोस्तों जो आपदा है वो उसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जब तारे क्या हो बुरी स्थिति में होते हैं तभी क्या माना जाता है, आपदाएं घटित होती है, यानी कि आपदा जैसी घटनाएं होती हैं। क्लियर है। यहाँ पे दोस्तों एक बात समझना जरूरी है कि आपदा को अंग्रेजी में डिजास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, डिजास्टर। और डिजास्टर जो शब्द है इंग्लिश लैंग्वेज का है, और ये जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के, ठीक है ना, फ्रेंच लैंग्वेज के डिजास्ट्रे शब्द से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर है। डिजास्टर शब्द फ्रेंच भाषा के या फ्रेंच लैंग्वेज के डिजास्ट्रे शब्द से मिलकर के बना हुआ है। और जो डिजास्ट्रे शब्द है वो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर जो DES यानी कि डेज है इसका मतलब होता है अशुभ, और आस्ट्रे ASTRA इसका मतलब होता है सितारे। यानी कि फ्रेंच भाषा में भी डिजास्टर यानी कि जो आपदा शब्द था उसको कहाँ से लिया गया है, अशुभ सितारे से लिया गया है। यहाँ से एक चीज तो पक्की होती है दोस्तों कि जो प्रसार था और जो भौगोलिक या खगोलीय घटनाओं की बात की जाती है तो आपको हर जगह यहाँ पर देखने को मिलती है। ज्योतिष विज्ञान में भी क्या कहा गया है दोस्तों, जब तारे अच्छी स्थिति में नहीं होते तब क्या होता है, आपदाएं घटित होती हैं। और फ्रेंच में भी वो क्या लिखा हुआ है, डिजास्ट्रे यानी कि अशुभ सितारा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से सब्जेक्ट हम उठा रहे हैं जिससे जो पहली बार भी इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है वो पूरा सब्जेक्ट दोस्तों बड़े आसानी से सरल भाषा में समझ सके। क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों आपदा की परिभाषा, यानी कि आपदा होती क्या है। दोस्तों कोई भी ऐसी घटना, ठीक है ना, आपको जीवन को प्रभावित कर सकती है और उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ शब्द हैं उसको समझना जरूरी है। एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ शब्द समझना जरूरी है आपदा की परिभाषा को समझने के लिए। एक तो दोस्तों आपका अकस्मात, अकस्मात अकस्मात मतलब दोस्तों
अचानक से हो जाना, ठीक है ना। अकस्मात का मतलब क्या है, अचानक से हो जाना, आपने उसको पहले से सोचा नहीं था। दूसरा है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित अप्रत्याशित मतलब होता है दोस्तों अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आपको इस ऐसी घटना की होने की उम्मीद नहीं थी। क्लियर है। दो शब्द हमने देखे, पहला था अकस्मात, अकस्मात यानी कि आपको इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, एक्सीडेंटली। दूसरा था अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड। और तीसरा शब्द दोस्तों यहाँ पर आता है दुष्प्रभावी, दुष्प्रभावी यानी कि इनऑस्पिशियस। दुष्प्रभावी, दुष्प्रभावी यानी कि इनऑस्पिशियस मतलब दोस्तों जिसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ा हो और उसका प्रभाव कैसा हो, नेगेटिव पड़ा हो, ठीक है ना। इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जिसका प्रभाव कैसा रहा हो, नेगेटिव रहा हो, जिससे काफी ज्यादा जान माल की हानि हुई हो, ठीक है ना। ऐसी घटनाएं, वो घटनाएं कैसी कहलाती हैं दोस्तों, यहाँ पे दो शब्द और मैं आपको बता रहा हूं। चरम घटना यानी कि एक्सट्रीम इवेंट, चरम घटना यानी कि एक्सट्रीम इवेंट। और दूसरा है प्रकोप, प्रकोप विपत्ति जिसको हैजार्ड भी कहा जाता है। क्लियर है। प्रकोप यानी कि विपत्ति जिसको हैजार्ड भी कहा जाता है। दोस्तों इन दो शब्दों का प्रयोग मैं अभी आपको, जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको अभी बताऊंगा कि चरम घटनाएं क्या होती हैं, प्रकोप क्या होता है। प्रकोप विपत्ति से मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इन जब हम आपदा को समझेंगे तो आपदा को समझने से पहले चरम घटना और प्रकोप को समझना जरूरी है। अभी केवल हम परिभाषा समझते हैं और परिभाषा में हमने कुछ शब्द यूज किए, अकस्मात, अप्रत्याशित, दुष्प्रभावी, चरम घटना और प्रकोप। यहाँ पर कारण की यदि बात की जाए तो दो प्रकार के कारण हैं, प्राकृतिक या मानवीय, प्राकृतिक या मानवीय यानी कि नेचुरल और मैन मेड। दोस्तों इन शब्दों की सहायता से एक हम सरल परिभाषा का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसके बारे में, आपदा के बारे में। दोस्तों अकस्मात यानी कि क्या हो गया, एक्सीडेंटली, अचानक से होना। अप्रत्याशित यानी कि आपने अनएक्सपेक्टेड है, आपने इसके बारे में, उस घटना के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था। दुष्प्रभावी का मतलब क्या है, इनऑस्पिशियस, इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। काफी ज्यादा जान माल की, धन की क्या हुई है, हानि हुई है। चरम घटना और प्रकोप को मैं भी आपको थोड़ी देर से एक्सप्लेन करूंगा। प्राकृतिक और मानवीय यानी कि वो जो घटना हुई है, जो अकस्मात हुई है, अप्रत्याशित हुई है और दुष्प्रभावी हुई है, वो एक तो इंसान की खुद के कारण हो सकती है, अगर वो मानव के द्वारा की गई हो तो वो आपका मानवीय हो जाएगा। और ये घटना यदि प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, कृत्रिम तरीके से हुई होगी, सॉरी आर्ट आपकी अगर नेचुरल रूप से हुई होगी तो वो घटना क्या कहलाएगी, प्राकृतिक। तो दोस्तों अब एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि आपदा क्या है, ठीक है ना। आपदा उन अकस्मात, अप्रत्याशित व दुष्प्रभावी, ठीक है ना, चरम घटना व प्रकोप को कहा जाता है, चरम घटना व प्रकोप को कहा जाता है जो प्राकृतिक या मानवीकृत होती हैं, जो प्राकृतिक या मानवीकृत होती हैं तथा जिनके द्वारा मानव, जीव जंतु, संपत्ति तथा पादप समुदाय को अपार क्षति पहुंचती है या क्षति होती है। ये इन शब्दों का प्रयोग करके दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, आपदा की डेफिनेशन आपको बता सकते हैं। यानी कोई घटना घटित हुई है वो मानवीकृत भी हो सकती है और प्राकृतिक यानी कि नेचुरल भी। मानवीकृत का मतलब क्या है कि यदि सपोज करो कोई डैम बनाया गया मनुष्य के द्वारा, वो डैम टूट जाए, वो बांध क्या हो जाए, टूट जाए। या फिर अगर हम कृत्रिम की बात करें, कृत्रिम की बात का मतलब क्या है, कृत्रिम में यदि ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, भूकंप आ जाए, ठीक है ना, तो वो कैसी घटना कहलाएगी आपकी, कृत्रिम, आपकी मानवीय और प्राकृतिक। प्राकृतिक में भूकंप और ज्वालामुखी, और मानवीय में
परमाणु विस्फोट होना हुआ या डैम बनाना हुआ कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से, तो इन सारी घटनाओं क्या किया जाता है, इस परिभाषा में शामिल किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा आपदा की परिभाषा क्या है। दोस्तों मेंस में कुछ हमको ऑथेंटिक परिभाषा, ये तो अपनी सरल भाषा में थी, सरल शब्दों में थी। कुछ परिभाषा ऐसी हैं जो ऑथेंटिक होती हैं, जो कि आपको डेफिनेशन में लिखनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि आपसे कोई ऐसे में पूछ लिया जाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आजकल कोरोना वायरस का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है और ये महामारी के रूप में निकल के सामने आया है। ठीक है, तो मेंस में क्वेश्चन बनने की यहाँ से ज़्यादा संभावना है, इस बार और ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि लगभग विश्व के हर देश में कोरोना ने क्या किया, अपना प्रभाव दिखाया है। क्लियर है। तो दोस्तों ये साधारण भाषा में, सरल भाषा में आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, ठीक है ना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, यानी कि इस एक्ट में आपदा को किस प्रकार से परिभाषित किया है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर बताया है कि आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए उस विध्वंस, शब्दों को ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए उस विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या बेहद गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से या दुर्घटनावश या लापरवाही से घटित होती है। ठीक है ना, वो घटना कैसे भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, मानवीकृत भी हो सकती है, दुर्घटनावश भी हो सकती है, लापरवाही से भी हो सकती है, या किसी भी अन्य कारण से भी हो सकती है, जिसमें मानव पीड़ित होता है या संपत्ति की हानि पहुंचती है या पर्यावरण का भारी क्षरण होता है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, आपदा कहलाती है। ये जो हमने परिभाषा देखी वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार देखी थी। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद एक आपदा की परिभाषा और है, यूनाइटेड नेशन ने जो बताई है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने जो आपदा की परिभाषा बताई है, उस पर यदि हम चर्चा करें तो आपदा, यानी कि हेडिंग डाल लेना थोड़ी सी, आपका संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के अनुसार आपदाएं बड़े पैमाने पर अचानक होने वाली ऐसी प्राकृतिक या मानवीकृत गतिविधियां हैं जिनका मानव जाति पर तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी, यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी गई थी। और जिसमें क्या बताया गया था कि आपदाएं बड़े पैमाने पर अचानक होने वाली ऐसी प्राकृतिक या मानवीकृत घटनाएं हैं जिनका मानव जाति तथा पर्यावरण पर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों इन शब्दों की सहायता से हमको आपदा की परिभाषा काफ़ी ज़्यादा इजी समझ में आ गई है। ठीक है ना, आई होप आपको कल इतना समझ में आया होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ शब्द हैं जिनसे क्वेश्चन पेपर में आपके 3 मार्कर बनते हैं। ठीक है ना, 2 ऐसे शब्द हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। एक है वल्नरेबिलिटी यानी कि भेद्यता, वल्नरेबिलिटी इसको कहा जाता है हिंदी में भेद्यता। और दूसरा हो जाता है रिस्क असेसमेंट यानी कि जोखिम आकलन। रिस्क असेसमेंट यानी कि जोखिम आकलन। दोस्तों 2 शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक तो वल्नरेबिलिटी और दूसरा आपका रिस्क असेसमेंट यानी कि जोखिम आकलन। एक एक करके हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वल्नरेबिलिटी क्या होती है यानी कि भेद्यता क्या होती है। 3 मार्कर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है दोस्तों। जब वल्नरेबिलिटी यानी कि भेद्यता की बात करते हैं तो हिंदी में कई सारे शब्द इस शब्द की जगह यूज़ किए जाते हैं भेद्यता के स्थान पर। ठीक है ना, इंग्लिश में तो आपका वल्नरेबिलिटी रहता है, हिंदी में कुछ जगह इस शब्द को यूज़ किया गया है संवेदनशीलता। ठीक है ना, क्या शब्द का यूज़ किया गया है, संवेदनशीलता। लेकिन जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट में बात करते हैं तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है भेद्यता सबसे
अच्छा शब्द इसके बारे में माना गया है। दोस्तों वेद्यता की बात की जाए तो जो वेद्यता है वो संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है और संस्कृत भाषा में इसको कहा जाता है वेद्य। किस नाम से लिया गया है? भेद्य। ठीक है ना। भेद्य का मतलब क्या होता है? भेद्य का मतलब होता है भेदे जाने योग्य। ठीक है ना। भेद्य का मतलब क्या है यहाँ पर? भेदे जाने योग्य। और भेद्यता का तात्पर्य क्या हो जाता है? भेदे जाने की योग्यता। क्लियर है। तो जो वल्नरेबिलिटी का मतलब है हिंदी में उसको भेद्यता कहा जाता है, यानी कि भेदे भेदे जाने की योग्यता। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो योग्यता है वो यहाँ पर पॉजिटिविटी ना दिखाते हुए क्या दिखाती है? नेगेटिविटी दिखाती है, यानी कि नकारात्मकता बताती है। नकारात्मकता कैसे बताती है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है कि संकट को रोक पाने में अक्षम। संकट को रोक पाने में अक्षम, यानी कि कोई क्षेत्र है या अगर वहाँ पर कोई विपत्ति आती है, प्रकोप आता है या फिर चरम घटना होती है, वहाँ पर एक्सट्रीम इवेंट होता है या कोई आपदा आती है और वो उस घटना को सहन ना कर पाए, ठीक है ना, उस घटना को क्या नहीं कर पाए? सहन ना कर पाए, तो वो क्या कहलाएगा? वल्नरेबिलिटी उसकी काफ़ी कम कहलाएगी। वल्नरेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी अधिक कहलाएगी, यानी कि ऐसा आपका भेदे जाने की जो योग्यता है वो क्या होगी? वहाँ पर अधिक होगी, तो वल्नरेबिलिटी क्या हो जाएगी? वहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो संकट को रोक पाने में अक्षम के रूप में किसका यूज किया जाता है? वल्नरेबिलिटी का यूज किया जाता है। इसको सरल शब्दों में यदि हम समझे तो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो वल्नरेबिलिटी की यदि हम डेफिनेशन देखें तो वल्नरेबिलिटी किसी प्रणाली या इकाई की उस अक्षमता को कहा जाता है। प्रणाली या इकाई की उस अक्षमता को कहा जाता है जिससे कि वह किसी प्रतिकूल वातावरण के प्रभाव को जिससे कि वह किसी प्रतिकूल वातावरण के प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। सहन नहीं कर सकता। दोस्तों जहाँ पर आपदा आने पर ज़्यादा नुकसान की संभावना रहती है, ठीक है ना, जहाँ पर कोई आपदा आती है या कोई विपत्ति आती है और नुकसान जितना ज़्यादा होने की संभावना होगी, वहाँ पर वल्नरेबिलिटी क्या मानी जाएगी? अधिक मानी जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वल्नरेबिलिटी यानी कि भेद्यता, यानी कि उसको भेद सकता है कोई भी आपदा बड़े आसानी से और नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हो सकता है। वहीं अब दूसरे शब्द की बात करें, रिस्क असेसमेंट क्या होता है? यानी कि जोखिम आकलन। दोस्तों जोखिम आकलन की यदि हम बात करें तो ये एक तरीके से खतरे का पूर्वानुमान लगाना है, ठीक है ना। और उस खतरे का पूर्वानुमान तो लगाना ही लगाना है, उसके साथ साथ उस खतरे से कितनी ज़्यादा हानि या नुकसान हो सकता है या होने की संभावना है, उसका पूर्वानुमान लगाना क्या कहलाता है दोस्तों? रिस्क असेसमेंट, यानी कि जोखिम आकलन कहलाता है। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो संभावित विपदाओं के आकलन और संवेदनशीलता की मौजूदा परिस्थितियों का संभावित विपदाओं के आकलन और संवेदनशीलता की मौजूदा परिस्थितियों का मूल्यांकन द्वारा जोखिम की प्रकृति और हद का निर्धारण करना जोखिम आकलन कहलाता है। इसमें लोगों या लोग संपत्ति आजीविका और पर्यावरण हेतु संभावित खतरे की क्षति का पूर्वानुमान लगाया जाता है। दोस्तों कुल मिला के इस डेफिनेशन को यदि हम सरल शब्दों में अगर इसको डिकोड करें तो आकलन और संवेदनशीलता की मौजूदा परिस्थितियां, यानी कि आज की क्या परिस्थितियां हैं, वहां पर कितना ज़्यादा वो क्षेत्र संवेदनशील है, यानी कि वहां पर आपदा आने की संभावनाएं कितनी हैं, कम है या ज़्यादा हैं, उसका मूल्यांकन कर जोखिम की प्रकृति और हद, यानी कि किस प्रकार का जोखिम वहां पर हो सकता है और कौन सा नुकसान वहां पर हो सकता है, इसका क्या करना? निर्धारण करना क्या कहलाता है? जोखिम आकलन कहलाता है। और इसमें लोग, संपत्ति, आजीविका और पर्यावरण हेतु संभावित खतरों की जो या क्षति होती है उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने वल्नरेबिलिटी भी पढ़ लिया यानी कि भेद्यता भी पढ़ लिया, इसके अलावा रिस्क असेसमेंट यानी कि जोखिम का आकलन भी पढ़ लिया। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे कि मैंने आपको दो शब्द यहाँ पे बताए थे, एक तो था आपका चरम घटना, दूसरा था प्रकोप। प्रकोप को विपत्ति भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कहा जाता है हैजार्ड। क्या कहा जाता है इसको इंग्लिश में? हैजार्ड। और जो आपकी चरम घटना है इसको क्या कहा जाता है? एक्सट्रीम इवेंट कहा जाता है। आपदा को समझने के लिए इन दो शब्दों को समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक्सट्रीम इवेंट यानी कि आपकी चरम घटना, और दूसरा कौन सा है आपका? एक्सट्रीम इवेंट के अलावा हैजार्ड यानी कि विपत्ति या प्रकोप। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं चरम घटना क्या होती है, ठीक है ना। एक्सट्रीम इवेंट क्या होते हैं? दोस्तों प्राकृतिक या मानव जनित कारणों के कारण, प्राकृतिक या मानव जनित यानी प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव जनित भी हो सकते हैं, के कारण उत्पन्न घटनाएं जो कभी कभी घटित होती हैं, यानी कि हमेशा या रेगुलर बेस पे वो घटित नहीं होती, कभी कभी घटित होती हैं, तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस है को तीव्र कर देती है और मानव सभ्यता के लिए संकट उत्पन्न कर देती है। ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? चरम घटनाएं कहलाती हैं। इसको समझते हैं दोस्तों। मानव जनित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न वे घटनाएं जो कभी कभी घटित होती हैं। एक एग्जाम्पल देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों बारिश तो होती है, कॉमन बात है बारिश होना, लेकिन बारिश हो रही है तो दोस्तों ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना, प्राकृतिक घटना है। लेकिन कभी कभी बारिश का जरूरत से ज्यादा हो जाना, जिसको अपन बोलते हैं बादल फटना, ठीक है ना, कम समय में बहुत अधिक बारिश होना, ठीक है, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। वो नेचुरल प्रोसेस थी वो क्या हो गई है? अपनी प्रक्रियाओं को क्या कर दिया उसने? तीव्र कर दिया और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गई है। तो बादल का फटना क्या कहलाएगा? यहाँ पर आपकी चरम घटना कहलाएगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों। भूकंप की हम बात करें तो भूकंप यानी कि पृथ्वी का कंपन, भूमि का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। दोस्तों जो अधिक गहराई वाले भूकंप है, यानी कि जो 750-800 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप उत्पन्न होते हैं, वो निरंतर पृथ्वी में भूकंप उत्पन्न होते रहते हैं। क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में या गहराई में होते हैं, तो जिस कारण से वो सरफेस तक आने में सफल नहीं हो पाता। वाइब्रेशन या जो भूकंपीय तरंगें निकलती हैं वो सरफेस तक नहीं आ पाती, या आती हैं तो उनका अनुभव आपको नहीं हो पाता, वो भूकंप काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब वह भूकंप या वही कंपन ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा तेज़ी से होने लगे और आप उसको क्या करने लगो? महसूस करने लगो, तो वह प्रक्रिया क्या हो गई है? तीव्र गति से होने लगी है। तो वह घटना यानी कि जो भूकंप है वो क्या कहलाएगा? आपका चरम घटना, एक्सट्रीम इवेंट कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक्सट्रीम इवेंट के एग्जाम्पल से हमने समझा कि एक्सट्रीम इवेंट क्या होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सट्रीम इवेंट के प्रकार, यानी कि जो चरम घटना है वो कितने प्रकार से हो सकती हैं। चरम घटना दोस्तों दो प्रकार से हो सकती हैं, वही एक तो मानवीकृत होगी और दूसरी कौन सी होगी आपकी? दूसरी चरम घटना होगी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल। एक तो आपकी मैन मेड एक्सट्रीम इवेंट और दूसरे क्या होंगे आपके? नेचुरल एक्सट्रीम इवेंट। तो दोस्तों जब हम टाइप्स ऑफ एक्सट्रीम इवेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक चरम घटना क्या होती है, ठीक है, यानी कि जो आपका नेचुरल एक्सट्रीम इवेंट है वो क्या है? तो ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी में विस्फोट, ये क्या है? किसका एग्जांपल है? आपका नेचुरल एक्सट्रीम इवेंट का है। दोस्तों ज्वालामुखी से गैसेस और लावा लगभग हल्की हल्की मात्रा में रेगुलर बेसिस पर निकलता रहता है, लेकिन जब वो अचानक से विस्फोट के साथ तेजी से बाहर निकले, ठीक है ना, तीव्रता से बाहर निकले, अधिक तीव्रता से बाहर निकले, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक्सट्रीम इवेंट कहलाएगा। ज्वालामुखी में विस्फोट, भूकंप, सूखा, बाढ़, तूफान यानी कि फ्लड, साइक्लोन, आपके तूफान, चक्रवात आ जाते हैं इसमें, और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है दोस्तों। नेचुरल प्रोसेस है पदार्थ का ढलान से टूटना और जमीन पर या गिरी पर यानी कि फुटहिल्स पे आना, ठीक है ना। लेकिन जब यह प्रोसेस बड़ी मात्रा में होती है और बहुत सारा मलबा जब पहाड़ की ढलानों से नीचे उतर के आता है, गिरता है, तो वो क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम इवेंट यानी कि चरम घटनाएं कहलाएंगी,
ठीक है ना। और यही हम जब मानव जनित चरम घटनाएं की बात करें, यानी कि जो मैन मेड एक्सट्रीम इवेंट है, तो उसमें दोस्तों नाभिकीय विस्फोट होना, जहरीली गैस का रिसाव होना, परिवहन दुर्घटना होना, ये क्या किसमें शामिल किया जाएगा, आपका मानव जनित चरम घटना में इसको शामिल किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चरम घटनाएं यानी कि एक्सट्रीम इवेंट क्या होते हैं, यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस से क्या हो जाए, तीव्र गति से होने लगे, प्रकृति में होते हो लेकिन वो तीव्र गति से होने लगे, वो घटनाएं क्या कहलाती हैं, आपकी एक्सट्रीम इवेंट कहलाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रकोप या विपत्ति क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है आपका, 2014 में क्वेश्चन आया था कि विपत्ति और आपदा में क्या अंतर है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। तो दोस्तों प्रकोप या विपत्ति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हैजार्ड, क्या कहा जाता है इसको इंग्लिश में, हैजार्ड। प्रकोप क्या है दोस्तों, प्रकोप है कि प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से उत्पन्न चरम घटनाएं, ठीक है ना, प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों से उत्पन्न चरम घटनाएं प्रकोप कहलाती हैं, जो किसी भी तंत्र की, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसको समझना, किसी भी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को क्या कर जाएं, पार कर जाएं, ठीक है ना। जो सिस्टम बना हुआ था उस सिस्टम को क्या कर दे, वो डिस्ट्रॉय कर दे, और या फिर उसकी जो सहन शक्ति की जो सीमा है उसको वो क्या कर दे, पार कर दे, वही घटना क्या कहलाती है, आपकी आपदा, यानी सॉरी आपदा नहीं, वह घटना क्या कहलाती है, प्रकोप या विपत्ति के नाम से, हैजार्ड के नाम से जानी जाती है। एक्सट्रीम इवेंट में जब अपनी जो लिमिटेशन है, यानी कि जो लिमिट है सहन करने की, उस सीमा को क्या कर दे, वो बाहर हो जाए, वो एक्सट्रीम इवेंट क्या कहलाएगा, आपका प्रकोप यानी कि हैजार्ड या विपत्ति कहलाती है। दोस्तों जो प्रकोप होता है वो विपत्ति की, जो आपका प्रकोप या विपत्ति होती है वो आपदा भी हो सकती है। फर्क इतना होता है दोनों में कि ये जो प्रकोप या विपत्ति आ रही है वो मानव रहित इलाकों में आती है, यानी कि जहाँ पर मानव जाति नहीं रहती, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल हम देके बात करें कि यदि कोई साइक्लोन समुद्र में जनरेट होता है, ठीक है ना, कोई साइक्लोन कहाँ हुआ, किसी महासागर में बना, और कॉन्टिनेंट की तरफ उसने क्या किया, अपना रुख किया, कॉन्टिनेंट की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन कॉन्टिनेंट तक आते आते वो क्या हुआ, रुक गया या समाप्त हो गया, तब दोस्तों वो आपदा नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो रिहायशी क्षेत्रों में नहीं आ पाया, तो वो क्या बन के रह जाएगा, आपदा या विपत्ति या हैजार्ड बन के रह जाएगा। आयु को आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों प्रकोप की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो प्रकोप एक भौतिक घटना है, ठीक है ना। कैसी घटना है ये, भौतिक घटना है, यानी कि आपको महसूस होती है, दिखती है, आंधी आ रही है, भूकंप हो रहा है, ठीक है ना, कोई यदि महामारी फैल रही है, दिख रही है महामारी फैलती हुई, लोगों की मृत्यु हो रही है। दोस्तों प्रकोप में महामारी तो नहीं आएगी, क्योंकि महामारी तो आपकी काय में आ जाएगी, यदि लोग बाग मर रहे हैं तो आपदा के रूप में उसको शामिल किया जाएगा। दोस्तों यह कैसी है, एक भौतिक घटना है, और यह मानव जनित अथवा प्राकृतिक दोनों हो सकती है, ठीक है ना। ये मानव जनित भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है। और कौन सी घटनाएं होती हैं, चरम घटनाएं, ठीक है ना, मानव जनित अथवा प्राकृतिक चरम घटनाएं होती हैं। प्रकोप आपदा के कारण उसके घटित होने की प्रक्रिया है, प्रकोप आपदा के कारण या उसके घटित होने की प्रक्रिया है, यानी कि जो प्रकोप है वो आपदा बन सकता है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर, प्रकोप है यदि वो कहाँ आ जाएगा, रिहायशी इलाकों में आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, आपदा बन जाएगा, क्लियर है। और आपदा का कारण भी क्या हो सकता है, प्रकोप हो सकता है, ठीक है। और इसमें यानी कि प्रकोप की हम बात करते हैं तो सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंचाने की अपार संभावना इसमें रहती है, ठीक है, संभावना पूरी रहती है, लेकिन चूंकि वो रिहायशी क्षेत्रों में नहीं जाता तो वहां पर नुकसान नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या बन के रह जाता है, सिर्फ प्रकोप रह जाता है, ठीक है। प्रकोप आपदा भी हो सकता है, प्रकोप आपदा भी हो सकता है और नहीं भी,
ठीक है। यदि वे जनसंख्या विहीन क्षेत्रों में आते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र में आते हैं जहाँ पे जनसंख्या नहीं है, तो चरम घटनाएं ही रहते हैं, यानी कि क्या रहते हैं, चरम घटनाएं रहते हैं। परंतु यदि वे रिहायशी क्षेत्र में आ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, आपदा का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि जो जितने भी चरम घटनाएं हैं, यानी कि एक्सट्रीम इवेंट है, वो क्या कहलाते हैं, प्रकोप या विपत्ति कहलाते हैं, ठीक है ना। जितने भी एक्सट्रीम इवेंट हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रकोप या विपत्ति भी कहलाते हैं। और जब वो रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके आपदा कहलाते हैं, ठीक है। ये इन तीनों में रिलेशन आपको समझना है कि जितने भी एक्सट्रीम इवेंट हैं वो क्या है, प्रकोप यानी कि विपत्ति है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी जो सीमा है सहन शक्ति की, उसको क्या कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। और यदि वही इवेंट या आपदा रिहायशी इलाकों में आती है, ठीक है ना, तो वो क्या वही इवेंट या फिर आपकी प्रकोप या विपत्ति कहाँ आती है, रिहायशी इलाकों में आती है, तो वो क्या बन जाती है, आपदा बन जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कि प्रकोप में आपदा की जो संभावना है वो छिपी रहती हैं, ठीक है। प्रकोप में आपदा की संभावनाएं छिपी रहती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी चरम घटनाएं क्या होती हैं, प्रकोप हो सकती हैं। और प्रकोप चरम घटना और आपदा के बीच का भाग है, यानी कि बीच की स्थिति कहलाती है। एक्सट्रीम इवेंट के बाद प्रकोप, और वो प्रकोप यदि रिहायशी इलाकों में आ जाता है तो आपदा। क्लियर है। तो जो प्रकोप यानी कि विपत्ति है वो एक्सट्रीम इवेंट और आपदा यानी कि डिजास्टर के बीच की स्थिति मानी जाती है। ये सारी की सारी विशेषताएं थी जो किसमें थी, आपकी विपत्ति यानी कि हैजार्ड में, ठीक है। इसी क्रम में अगला जो हम पार्ट पढ़ते हैं वो है आपदा यानी कि डिजास्टर, ठीक है। हमने सबसे पहली प्रोसेस चरम घटना पढ़ ली, उसके बाद हमने उसको पढ़ा प्रकोप के रूप में, प्रकोप क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे आपदा, आपदा यानी कि डिजास्टर। यहाँ से आपके 3 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगर पुराने सिलेबस के हिसाब से बात की जाए तो 6 और 15 मार्कर की बात की जाए तो वो क्वेश्चन बन सकता है आपदा क्या है। और कोई घटना आपसे पूछ ली जाए तो आपको आपदा बतानी पड़ेगी, आपदा की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लास की शुरुआत में मैंने आपको समझा दी थी। अब बात करते हैं आपदा क्या है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि वे सभी घटनाएं जो अप्रत्याशित होती हैं, ठीक है ना, और अनएक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है, दुष्प्रभावी होती हैं, ठीक है, अकस्मात होती हैं और इनऑस्पिशियस यानी कि दुष्प्रभावी होती हैं। वे सभी घटनाएं क्या कहलाती हैं, आपदाएं कहलाती हैं, जिनसे क्या हो, जीव जंतु संपत्ति के द्वारा या पादप समुदाय को क्या हो, भारी क्षति पहुंचती हो। ये क्या कहलाएंगे, आपके डिजास्टर कहलाते हैं। डेफिनेशन हम शुरुआत में लिख चुके हैं, इसको दोबारा से यहाँ पर लिख देना, पूरा एक आंसर अपना तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब बात क्या है कि यदि आपदा अचानक होने वाली विध्वंस घटना है को कहा जाता है जिसके द्वारा भौतिक क्षति व जान माल को क्या होता है, नुकसान होता है। यह वह प्रतिकूल स्थिति है जो मानवीय, भौतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक क्रियाकलापों को व्यापक तौर पर क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी कि वह प्रतिकूल स्थिति, ठीक है ना, जो क्या कर रही है, मानवीय गतिविधियों या क्रियाकलापों को प्रभावित कर रही है, पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रभावित कर रही है, सामाजिक क्रियाकलापों को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, वह क्या कहलाएगी, आपकी आपदा कहलाएगी। जब, जैसा कि मैंने आपको प्रकोप में बताया, विपत्ति में बताया कि जब प्रकोप आवासीय क्षेत्रों में आ जाता है, आवासीय या रिहायशी क्षेत्रों में आ जाता है जहाँ पे लोग बाग रहते हैं, तो वह आपदा का रूप ले लेता है, ठीक है ना। यानी कि जब प्रकोप कहाँ है, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, यदि तूफान कहाँ पर है, समुद्र में है, और वो तूफान यदि समुद्र में ही समाप्त हो जाता है तो प्रकोप कहलाएगा। और यदि वो किसी रिहायशी इलाके में आ जाता है, तट पर आ जाता है और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका आपदा कहलाएगा। सभी प्रकार की चरम घटनाएं प्रकोप है, यानी कि जो एक्सट्रीम इवेंट है वो क्या कहलाते हैं, प्रकोप कहलाते हैं। किंतु यानी कि लेकिन सभी प्रकोप आपदा नहीं होते हैं, ठीक है ना।
सभी प्रकोप आपदा नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि आपदा और प्रकोप में अपन ने अंतर बहुत अच्छे से देख लिया है। आपदा क्या है, यदि वो रिहायशी क्षेत्रों में आएगी और वो रिहायशी क्षेत्र में नहीं आए तो वो एक्सट्रीम इवेंट क्या कहलाता है, प्रकोप कहलाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मानव समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के क्रम के साथ साथ प्राकृतिक आपदा के दुष्परिणाम, उसकी गहनता यानी कि इंटेंसिटी, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी तथा उसके द्वारा होने वाली क्षति बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट का मतलब क्या है दोस्तों, कि मानव समुदाय के द्वारा जो भी सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलाप किया जा रहा है, ठीक है, जो प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, जिस तरीके से अंधाधुंध दोहन जिसको कहा जाता है किया जा रहा है, आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, वनों का निर्वनीकरण कर रहे हो, आप वनों को काट रहे हो जिस तेजाई से, और नदियों के पानी को रोका जा रहा है, या तरह तरीके के जो कार्य किए जा रहे हैं आर्थिक विकास के क्रम में, प्राकृतिक आपदा का जो दुष्परिणाम है, ठीक है ना, उसका गहनता यानी कि जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जा रही है, हर बार पहले वाले से बढ़ती जा रही है। और फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, जो घटनाएं कभी पहले 100 सालों में, 50 सालों में या 500 सालों में होती थी, वो निरंतर 5 साल 10 साल 2 साल के अंतर से घटित हो रही हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, या बार बार उस चीज़ का घटित होना। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता और इंटेंसिटी यानी कि गहनता क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों जब हम आपदा की विशेषताओं की बात करते हैं तो आपदाएं त्वरित एवं शीघ्रता से घटित होती हैं। ठीक है ना। यदि कोई आपदा आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा समय आपको नहीं देती। चाहे आप अपने खुद के जीवन की हम यदि बात करें तो यदि कोई समस्या आती है जीवन में तो अचानक से आती है। ठीक है ना। त्वरित एवं शीघ्रता से आती है। आपदाएं मानव जनित एवं प्राकृतिक होती हैं, यानी कि मानव जनित भी हो सकती हैं, किसी मानव के द्वारा निर्मित आपदा हो सकती है। ठीक है ना। आपने क्या किया, कहीं परमाणु बम न्यूक्लियर विस्फोट कर दिया, आपदा मानव जनित कहलाएगी। नेचर तो आएगी नहीं न्यूक्लियर विस्फोट करने के लिए। ठीक है। और प्राकृतिक भी हो सकती है, यानी कि तूफान आ गया, ठीक है, चक्रवात आ गया, हवा, अब मनुष्य तो इतनी तेज हवा चला नहीं सकता। ठीक है। तो वो कौन सी घटना कहलाएगी, आपदा कहलाएगी, प्राकृतिक आपदा कहलाएगी, चक्रवात वगैरह। ठीक है। हाँ, इनकी इंटेंसिटी पर प्रभाव पड़ सकता है मनुष्य के द्वारा, वो बात अलग है। ठीक है। आपदा की गहनता और परिणाम यानी कि इंटेंसिटी, आपदा की गहनता यानी कि इंटेंसिटी तथा परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड का आकलन मानव समाज को होने वाली हानि के परिप्रेक्ष्य में लगाया जाता है या किया जाता है। यहाँ पर एक चीज समझना कि कोई आपदा आती है वो कितनी भीषण है, ठीक है ना, कितनी भयावह है, इसका जो आकलन है वो किस हिसाब से किया जाता है कि मानव जाति को कितना नुकसान हुआ है। यदि मनुष्य को नुकसान नहीं होगा तो कोई आपदा नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर मनुष्य कितना स्वार्थी होता जा रहा है, जिसके कारण आप क्लाइमेट चेंज जैसी घटना को आपके आगे आजकल देखने को मिलती है। ठीक है। तो कोई आपदा कितनी खतरनाक है, कितनी तीव्रता की है, और उसका परिणाम क्या निकला है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो कैसे पता पड़ेगा। उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो आपदा आई है, वहां पर मानव जाति को कितना नुकसान हुआ है। जैसे कोरोना की यदि हम बात करते हैं तो वायरस इससे पहले कई सारे आए, ठीक है ना, कई सारे वायरस इससे पहले आए थे, इबोला वगैरह कई सारे वायरस यदि हम ले लें तो वो वायरस शायद इतने बड़े स्तर पे नहीं फैल पाए थे जितने बड़े स्तर पे क्या फैल गया, आपका कोरोना फैल गया। ठीक है ना। और इससे काफ़ी ज़्यादा जनजाति या मानव जाति को क्या हुआ है, प्रभावित किया है इसने। तो ये इसका जो प्रकोप है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा माना गया है, और महामारी के रूप में क्या कर दिया गया है, इसको डिक्लेयर कर दिया जा चुका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो जितना मानव प्रभावित होगा, आपदा का प्रभाव उतना ही अधिक माना जाएगा। क्लियर है। आपदा के कारण अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं या होती हैं। आपदा के कारण अनेक, यानी कि सपोज करो कि सोशल की यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक, आपकी मानसिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कभी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
दोस्तों यदि कभी आपदा आती है, बाढ़ वगैरह आती है, तो केवल जरूरी नहीं है कि वो डूब के ही वो व्यक्ति की डेथ हो, ठीक है ना। कई सारी उसको सामने समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें कि उसका कभी भूकंप आया, तो किसी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो मर ही जाए, ठीक है ना। हो सकता है कि उसने जो मकान बनाया था वो टूट जाए, ठीक है। और यदि वो मकान टूट गया तो उसकी ज़िंदगी भर की कमाई क्या हो गई, समाप्त हो गई उसी में, ठीक है। तो वो क्या होगा, मानसिक रूप से भी प्रभावित होगा और आर्थिक रूप से भी वहाँ पर प्रभावित होगा, ठीक है। तो अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होती है, ना सिर्फ जान की हानि होती है बल्कि कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कहीं बाढ़ आती है तो बाढ़ आने से ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति डूब के क्या हो जाए, उसमें मारा जाए, ठीक है। हो सकता है कि जब बाढ़ का पानी खत्म हो, ठीक है, उसके बाद जो जीव जंतु की मौत हुई थी और उसकी मौत के बाद वहाँ पर क्या फैल जाए, कोई महामारी फैल जाए, ठीक है। हेल्थ संबंधी इश्यूज सामने आ जाए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएं बाद में। तो दोस्तों आपदा में कई सारी समस्याएं आपको सामना करना होता है, जिसमें सामाजिक यानी कि सोशल, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, मानसिक यानी कि मेंटल, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ रिलेटेड या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को समझा था, जिसमें हमने आपदाएं क्या हैं, आपदा शब्द किस भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उसके बारे में समझा। उसके बाद हमने आपदा की डेफिनेशन सरल भाषा की देखी। उसके अलावा दो ऑथेंटिक हमने डेफिनेशन देख ली। उसके बाद हमने दो महत्वपूर्ण पॉइंट देखे, जिसमें हमने वर्नेबिलिटी यानी कि जो वैधता थी उसके बारे में समझा, और दूसरा हमने रिस्क असेसमेंट यानी कि जोखिम आकलन के बारे में समझा, और फिर हमने चरम घटना यानी कि एक्सट्रीम इवेंट और प्रकोप या हैजार्ड के बारे में समझा। आई होप आपको दोस्तों आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे आपदा के प्रकारों की, कि आपदा कितने प्रकार की होती है और भारत कितने प्रकार की आपदाओं से संभावित क्षेत्र से घिरा हुआ है। क्लियर है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यदि आप इस सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्ते।